नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का और एक मच अवेटेड टॉपिक यूरोपियन यूनियन जिस पर काफ़ी दिनों से हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे, वो टॉपिक आज हम लोग लेकर आए हैं यूरोपियन यूनियन का। 15 सवाल 15 जवाब और एक बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन मैंने आज किया है। और ये इनोवेशन तब बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा यदि आज वाला वीडियो आप लोग बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, क्योंकि 15 बेहतरीन क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने आज तैयार किए हैं। ना केवल क्वेश्चन तैयार किए गए हैं बल्कि उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देते हुए पीपीटी स्लाइड्स भी मैंने तैयार की है। तो लगभग 10 15 20 मिनट का ये वीडियो होगा। 15 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन के जो केवल और केवल हमारे इस आज के वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो बिल्कुल हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में दे देता हूं। देखिए, यूरोप या यूरोपियन यूनियन जिसे हम लोग आज बोल रहे हैं, जिसमें ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप दोनों कंट्रीज शामिल हैं, दोनों जो पार्ट्स हैं वो शामिल हैं। यूरोप जिसने एक लंबे समय तक पूरी विश्व व्यवस्था को लीड किया है आफ्टर द रिनेसा और रिफॉर्मेशन, और वहां से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट होता है 1945, वहां तक लगभग 300 साल का जो समय है उसमें यूरोप ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उदारवाद, लोकतंत्र, विधि का शासन, संविधानवाद, यानी कि ये सारी चीजें जो रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, इंपीरियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये सारी चीजें यूरोप ने देखी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 20वीं सेंचुरी में 45 साल के भीतर भीतर, और बल्कि 45 साल भी ना कहूं, मैं कहूं 1914 से 1918 तक और 1939 से 1945 तक के जो 20 वर्ष हैं, उन 20 वर्ष में दो जो महायुद्ध हुए हैं यूरोप की शक्तियों के मध्य, इन यूरोप की शक्तियों के मध्य जो युद्ध हुए हैं, और वो युद्ध यूरोप की ही मुख्य भूमि पर हुए हैं बेसिकली। इसलिए यूरोप में एक बैलेंस ऑफ पावर जो बिगड़ा, या यूरोप में एक नए प्रकार का बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो रहा था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक तरफ कैपिटलिस्टिक, लिबरल और जो डेमोक्रेटिक यूएसए के रूप में एक पावर ब्लॉक क्रिएट हुआ, और दूसरी तरफ यूएसएसआर के रूप में एक कम्युनिस्ट पावर ब्लॉक क्रिएट हो रहा था। तो ऐसे समय पर यूरोप का क्या भविष्य होगा, ये 1945 के बाद जब तय हुआ और जब इस विषय पर सोचना प्रारंभ हुआ, तो यूरोप को एक एज ए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंटिटी के रूप में उसका इंटीग्रेशन करने की जो कवायद स्टार्ट होती है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ईस्ट वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप दोनों शामिल होते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे फेजेस के आते हैं और उस इंटीग्रेशन का नाम ही है यूरोपियन यूनियन। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि यूरोपियन यूनियन को हम जब भी पढ़ते हैं, हम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के और टिल डेट 2022 तक इसका जो इतिहास है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझ सकते हैं कि 15 जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत बेहतरीन है, उसके साथ साथ जो स्लाइड्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। आप देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC इसको बोलते हैं, उसका गठन 1951 में, मैं यहां लिख भी देता हूं, 1951 में पेरिस एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ। ठीक है, ये तो मैंने पेरिस ट्रीटी के माध्यम से हुआ, ये तो मैंने एक प्रारंभिक सूचना आपको दे दी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए कि यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में बहुत सारी ट्रीटीज का जिक्र आता है, चाहे वो पेरिस की ट्रीटी हो, चाहे रोम की ट्रीटी हो, चाहे नीस की ट्रीटी हो, चाहे एम्स्टर्डम की ट्रीटी हो, चाहे लिस्बन की ट्रीटी हो, चाहे मॉस्ट्रिच की ट्रीटी हो। ठीक है, बहुत सारी ट्रीटीज के क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी हम लोग आज चर्चा करते जाएंगे साथ साथ। तो पेरिस की ट्रीटी के माध्यम से किया गया, जिस पर पश्चिमी यूरोप के 6 राष्ट्रों ने, 6 नेशंस ने हस्ताक्षर किए थे। कौन सा राज्य संधि में प्रारंभिक रूप से शामिल नहीं था? शानदार बात है। देखिए, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, 4 देशों के नाम दिए हैं। अभी आगे देखते हैं, आप लोग आंसर दे पाने में सक्षम होंगे। पहला चीज। दूसरी बात, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरोटॉम का गठन किस संधि से संपन्न हुआ है? ये 4 संधियां दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आइए स्लाइड में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप दोनों से हैं। पेरिस की ट्रीटी हुई है 1951 में और 1952 को वो इफेक्टिव हुई है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रीटीज होती हैं, सिग्नेचर का ईयर अलग हो सकता है, इफेक्टिव ईयर अलग हो सकता है आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ द कंसर्न मेंबर स्टेट्स। ठीक है ना, जो उसके सदस्य राष्ट्र उनके अनुमोदन के बाद उसका इफेक्टिवनेस जो है अलग डेट को हो सकती है। अब हम देखते हैं कि 6 कंट्रीज, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ये बेनेलक्स कंट्रीज कहलाती हैं। हमेशा याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ये बेनेलक्स कंट्रीज हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये 3 इसमें शामिल थी। फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी शामिल था। तो अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो फ्रांस था, इटली था, पश्चिमी जर्मनी था, यानी कि ब्रिटेन नहीं था। अब आप देखिए कि अगर किसी ने इसको याद नहीं किया तो तुक्का लगाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रिटेन तो यूरोप की लीडर पावर रही है लंबे समय तक। इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक कंट्री रही है, फ्रांस से भी ज्यादा पावरफुल कंट्री रही है, और वही संधि में शामिल नहीं थी। ठीक है, तो ब्रिटेन तो तुक्का जो लगाना चाहते हैं वो भी ब्रिटेन पे नहीं लगाएंगे, इसलिए पढ़िए और मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर सी आ जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है,
सबसे पहली चीज। ओके, अब बढ़ते हैं साहब आगे हम लोग वापस से। आइए, फिर 1951 में पेरिस संधि और यह हुआ, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या था देखिए जरा, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। आइए देखते हैं। इस संधि में यूरोप को, ये तो मैंने उसका महत्व लिख दिया, आप लोग पढ़ते रहिएगा। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का गठन। फिर 1957 को इन 6 राष्ट्रों ने रोम की ट्रीटी की है। पहले पेरिस की ट्रीटी हुई है, देखिए फ्रांस, दूसरा रोम की ट्रीटी हुई इटली की, यानी 1957 में रोम की 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिससे गठन हुआ है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का गठन हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब वाला जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा रोम की ट्रीटी। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का गठन किस संधि से संपन्न हुआ है, तो ये संधि है रोम की संधि, 1957 ट्रीटी ऑफ रोम। मेरी बात समझ रहे हैं? यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी पेरिस ट्रीटी 1951, यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन जो एनर्जी कम्युनिटी हम बात कर रहे हैं यूरोटोम की, वो हुई है गठित ट्रीटी ऑफ रोम के माध्यम से। दैट वाज कंडक्ट ऑन 1957। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया बी। ठीक है, अब साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए गजब का क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ के निर्माण के लिए यूरोपियन कम्युनिटी को महत्व दिया जाता है, निम्न में से कौन से संस्थान इसमें शामिल हैं? एक शब्द चला यूरोपियन कम्युनिटी और फिर उसके बाद आया यूरोपियन यूनियन। तो पहले हुआ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, फिर हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर यूराटोम हुआ, फिर हुआ यूरोपियन कम्युनिटी और फिर हुआ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन कम्युनिटी जो है उसमें कौन कौन से संस्थान है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूराटोम और उपरोक्त सभी। आइए फिर से देख लेते हैं, वैसे तो इसका आगे आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का औपचारिक रूप से निर्माण करने में निम्न में से किस संधि का सर्वाधिक महत्व रहा है? फॉर्मली ईयू वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच एंड ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर वापस पाएंगे। फिर पांचवा और छठा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के संदर्भ में ब्रुसेल्स की जो संधि है उस पर किस वर्ष सिग्नेचर किए गए हैं? ब्रुसेल्स की संधि का बड़ा महत्व है, अभी देखते हैं हम क्या महत्व है। 1958, 1965, 1973 या 1992। आफ्टर दैट यूनाइटेड किंगडम किस वर्ष यूरोपीय संघ में सदस्य के रूप में शामिल हुआ? देखिए यूनाइटेड किंगडम कब अलग हुआ, जिसको ब्रेग्जिट की फॉर्म कहा गया, ये तो सब लोगों को याद है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम किस वर्ष आया था? क्योंकि जो 6 कंट्रीज ने, जिन्होंने पेरिस की ट्रीटी की, जिन्होंने रोम की ट्रीटी की, उन 6 कंट्रीज में तो शामिल नहीं था, जबकि यूरोप की तो मेजर पावर था ब्रिटेन। ठीक है ना, तो ब्रिटेन कब शामिल हुआ, ये एक बड़ी जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो 73, 55, 92, 2012। तो आइए देख लेते हैं, चलिए अब पढ़ते हैं। यूरोपियन कम्युनिटी में 3 बड़े संस्थान शामिल थे, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, आइए देखते हैं वापस से। तीनों संस्थान आ गए, यानी उपरोक्त सभी, तो जो है डी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। सही आंसर उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कम्युनिटी यूरोपियन कम्युनिटी में आ गई। फिर यूरोपीय संघ का औपचारिक रूप से निर्माण, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए 1993 में तीनों ही समुदाय, ये दोस थ्री कम्युनिटीज जो थी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। आर्थिक समुदाय के सदस्यों ने 1965 में ब्रुसेल्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और इस संधि ने क्या किया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी और द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन तीनों को एक ही कर दिया। किसने कर दिया? ब्रुसेल्स ट्रीटी, जो बेल्जियम में 8 अप्रैल 1965 को हुई और 1 जुलाई 1967 से प्रभाव में आई। ध्यान दीजिए, बेल्जियम ब्रुसेल्स ट्रीटी जो 65 में हुई बेल्जियम में। आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के संदर्भ में ब्रुसेल्स की संधि, जिसने तीनों जो कम्युनिटीज हैं, यूरोपियन कोल एंड स्टील वाली जो कम्युनिटी थी, यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी थी, यूराटोम जो कम्युनिटी थी, इनको एक करने के संदर्भ में, तो 1965। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा जो है वो बी आ जाता है। ठीक है, फिर यूनाइटेड किंगडम किस वर्ष आ जाते हैं वापस से? देखिए थ्रू आउट द 1970s एंड 80s EEC ग्रेजुअली एक्सपैंडेड बोथ इट्स मेंबरशिप एंड इट्स स्कोप। 1970 और 1980 के दशक में जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसने अपनी सदस्यता को बढ़ाना चालू किया, बढ़ाते गए यूरोप में अपनी सदस्यता को। इन 1973 द यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क एंड आयरलैंड वर एडमिटेड, ग्रीस इन 1981, पुर्तगाल एंड स्पेन इन 1986। और हमें आंसर किसका चाहिए? यूनाइटेड किंगडम का। तो 1973 में यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन किया इस जो यूनियन को। तो आइए हम देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम किस वर्ष यूरोपीय संघ में सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो आंसर विल बी ए, 1973। ठीक है ना रोचक बात? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं
यूरोपीय संघ अच्छा, एक क्वेश्चन अभी बच रहा है कि यूरोपीय संघ जो है वो कौन सी संधि के माध्यम से आया, भूल तो नहीं गए ना? देखिए ये वाला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का औपचार रूप से निर्माण करने में किस संधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, अभी आएगा ये, चिंता मत कीजिए, आगे की स्लाइड में ये आंसर आएगा, तभी तो मजेदारी है इसमें। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा के रूप में यूरो, एक कॉमन कॉमन करेंसी यूरो को आम उपयोग के लिए किस समय प्रस्तुत किया गया, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें दो जो आंसर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस समय उन विद्यार्थियों को भी हो रहा होगा जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूरोपियन यूनियन को पढ़ा है, ठीक है? तो 99, 2000, 2001, 2002, अभी देख लेते हैं क्या आता है इसमें। फिर यूरोपीय संघ के निर्माण के संदर्भ में इन संधियों को उनके हस्ताक्षर किए गए वर्षों के अनुसार सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग जो होता है। तो रोम की संधि अभी अभी करके आए हैं हम लोग, तो रोम की संधि तो 1957 में, चलिए ठीक है। पेरिस की संधि 1951, लेकिन अभी दो ट्रीटीज बच रही हैं साहब, लिस्बन की संधि और एम्स्टर्डम की संधि, और ईयर है 2007 और 1997, आगे देखते हैं, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं। द maastricht ट्रेटी फॉर्मली नोन एज द ट्रेटी ऑन यूरोपियन यूनियन, आगे आंसर शायद फोर्थ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। maastricht ट्रेटी, maastricht की संधि जो कि 7 फरवरी 1992 को जिस पे सिग्नेचर हुए और क्रिएटेड द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का औपचारिक रूप से निर्माण करने वाली संधि, ना नीस की संधि, ना एम्स्टर्डम की संधि, ना लिस्बन की संधि, ना रोम की संधि, ना पेरिस की संधि, ये संधि है maastricht की संधि, ठीक है? याद रखिएगा, maastricht की संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। तो ये maastricht की ट्रीटी, एन अमेंडेड वर्जन ऑफ द ट्रीटी ऑफिशियली टुक इफेक्ट ऑन नवंबर 1, 1993। ये यूरोपियन यूनियन के फॉर्मली एक अस्तित्व में आने की औपचारिक तिथि है 1 नवंबर 1993। 1 नवंबर 1993 इज द फॉर्मल डेट जिसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने अस्तित्व में आया है। अच्छा, निर्माण कब से चल रहा था? 1951 से, दोहराते जाइए मेरे साथ साथ। 1951 यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी, पेरिस की संधि, फिर 1957 में यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी, और उसके बाद यूरोपियन जो एनर्जी की कम्युनिटी थी, यूराटोम, ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। फिर 1965 में ब्रुसेल्स की ट्रीटी, ठीक है? और ये सारी चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन वापस से हम लोग लौटते हैं अपने पीछे क्वेश्चन में, यूरोपीय संघ, 4th नंबर क्वेश्चन था, देखिए यूरोपीय संघ का औपचारिक रूप से निर्माण करने में किस संधि का सर्वाधिक महत्व है? तो ये है maastricht की संधि जो 1992 में संधि संपन्न की गई, और 93 जो है औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ, ठीक है? आइए साहब, 90 पेज पे हम लोग थे, अब बढ़ते हैं। एन अमेंडेड वर्जन ये पढ़ लिया। द ट्रीटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पिलर्स, ये 3 मेन पिलर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यूरोपियन कम्युनिटी, ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड इनहांस कॉपरेशन इन होम, डोमेस्टिक अफेयर्स एंड जस्टिस, ये 3 पिलर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है? अब ट्रीटी चेंज द नेम ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी टू द यूरोपियन कम्युनिटी विच बिकेम द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द न्यू यूरोपियन यूनियन। ये जो संधि थी, maastricht संधि, इसने नाम चेंज किया किसका? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी का नाम जो है इसने चेंज कर दिया, और इसने नाम रख दिया इसका यूरोपियन कम्युनिटी, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट, प्रधान अवयव बना, प्रधान जो घटक बना उस नए यूरोपियन संघ का। maastricht ट्रीटी स्पेसिफाइड एन एजेंडा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी into the EC and to replace national currency। अब ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो यूरोपीय संघ को ये लगा कि साहब एक साझा बाजार हमारा होना चाहिए, एक साझी मुद्रा हमारी होनी चाहिए, हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकीकरण करना चाह रहे हैं यूरोप का, तो यूरोप के सभी राष्ट्र एक कॉमन मुद्रा के साथ चलें तो कितना बेहतर हो, ठीक है? हम अपनी एक पावरफुल मुद्रा के माध्यम से विदेशी व्यापार जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसमें हम अपनी प्रभावशीलता स्थापित कर देंगे। हम गिव बर्थ टू द यूरोप, ये नारा चल रहा था, 1950 से ही चल रहा था कि गिव बर्थ टू यूरोप, ठीक है? तो maastricht ट्रीटी ने ही ये विचार भी रखा जिसे हम लोग यूरो के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखिए, यूरोपियन यूनियन, ये maastricht ट्रीटी, और यूरो का जो संदर्भ है ये भी maastricht ट्रीटी, ठीक है? तो अब द maastricht ट्रीटी स्पेसिफाइड, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है? ऑन जनवरी 1, 1999, 1 जनवरी 1999, ठीक है? 1 जनवरी 1999, 11 देशों ने, देशों के नाम दिए हैं, पढ़ लीजिएगा, उन्होंने adopted the currency initially used only by financial markets and businesses। केवल जो वित्त बाजार था, जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, फाइनेंशियल जो मार्केट होते हैं, उनके द्वारा 1 जनवरी 1999 को 11 देशों के द्वारा उपयोग किया जाने लगा। लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा था आम जन के उपयोग के लिए, तो वो देखिए, द यूरो था कॉमन मुद्रा। The euro was introduced for use by the general public on January 1, 2002 in 12 EU countries। 12 यूरोपीय संघ के 12 राष्ट्रों में 1 जनवरी 2002 से ऑफिशियली यूज के लिए यूरो उपयोग में लाई गई है। आ जाते हैं हम लोग
यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा के रूप में यूरो को आम उपयोग के लिए किस समय प्रस्तुत किया? तो 99 नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वो ऑफिशियल यूज हो रही थी, यहां आम पब्लिक के लिए यूज की बात हो रही है। तो 2002 ये सही उत्तर आ जाएगा डी। 1999 में 11 देशों ने उसको फाइनेंशियल मार्केट में यूज लिया, लेकिन 12 देशों ने 1 जनवरी 2002 से आम जन के उपयोग के लिए उसको काम में लेना शुरू किया। अभी भी 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा बच रहा है, ठीक है, आ रहे ना मजे? चलिए, अच्छा, कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं साहब लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए। अरे भाई, रिकॉर्डेड में भी मैं लाइव जैसी ही बात कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस में भी आएंगे। थोड़ा सा मैं अभी 2, 5, 7 दिन में कुछ पॉलिटी और आईआर की कुछ पिछले 9 महीने का करंट लेकर आना चाह रहा हूं, तो उसके लिए तैयारी भी तो चल रही है भाई। आप लोगों के जो मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं विजय भव पॉलिटी जोन पर, ठीक है, तो इनके लिए जो बहुत सारा कोर्स हमने करा, टेस्ट पेपर्स करे, वीडियो सॉल्यूशंस कराए, ठीक है, तो वो सारे में मेरे को टाइम भी तो लगा ना। तो अब जाकर जो है पॉलिटी और आईआर का करंट मैंने तैयार करना शुरू किया। 4-5 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, पीपीटीज उसकी बन रही हैं। उसके बाद इस मंथ के एंड में संभवतः 30 तारीख के आसपास, 28, 29, 30 तारीख के आसपास लाइव क्लास रखने का पूरा एक प्लानिंग है, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन की प्लानिंग थी ना, 2 दिन डिले हो गए, लेकिन आ तो गए। आज इतनी बेहतरीन चीज के साथ आए हैं, ठीक है। अब देखिए, द यूरो वॉज, ये आ गया यूरो का। अब आगे बढ़ते हैं साहब। यूरोपीय संघ ने पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को निम्न में से किस संधि के द्वारा शामिल किया है? अब आई गजब की बात। पूर्वी यूरोप जो शीत युद्ध में यूएसएसआर का साथी हो गया था, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, यूगोस्लाविया तो खैर चलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल हो गया था। तो ये जो ईस्टर्न यूरोप था, सेंट्रल यूरोप की जो कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर में शामिल हो गई थी, अब चूंकि यूएसआर का विक्टन हो गया 91 में, और जो एक जिसको एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में फ्रांसिस्को फुकुयामा ने कहा, ठीक है, तो वो जब घटनाक्रम आ गया, तो अब ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी तो विस्तार होगा भाई, है तो यूरोप ही। एक दिन आकर यूएसएसआर ने जो है ये विभाजन कर दिया था, पश्चिमी राष्ट्रों ने जो है पश्चिमी जर्मनी बना दिया, पश्चिमी यूरोप को अपने साथ ले गए, और यूएसएसआर जो है पूर्वी यूरोप को अपने साथ ले गया। अब वापस से यूरोप को एक करना है, तो यूरोप को एक करने के लिए क्या जरूरी है? पश्चिमी यूरोप तो उसमें ऑलरेडी शामिल है। हमने देखा था ना, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, बेनेलक्स कंट्रीज थी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, भूलिए मत, याददाश्त बहुत तेज रखनी है, ठीक है। और फिर बाद में ब्रिटेन भी आ गया, पुर्तगाल भी आ गया, स्पेन भी आ गया था, ठीक है। तो सारी कंट्रीज तो शामिल थी। अब ईस्टर्न यूरोप बच रहा है भाई, उसे भी तो शामिल करना है। तो देखिए, यूरोपीय संघ ने पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को किस संधि से शामिल किया? लिस्बन, रोम, पेरिस। अब रोम और पेरिस तो नहीं होगा, क्योंकि पेरिस तो 1951 की संधि चलेगी, रोम 1957 की चलेगी। नीस और लिस्बन में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तुक्का लगाते हैं। चलिए, फिर यूरोपीय संघ के संदर्भ में पहली बार पूर्वी यूरोप के 10 राष्ट्र किस वर्ष शामिल हुए? देखिए, 1, 2, 3, 4 नहीं, 10 राष्ट्र एक साथ शामिल हुए। कितनी गजब की बात, पूर्वी यूरोप के 10 राष्ट्र एक साथ शामिल हो गए। कौन से सन में हुए? 92, 2012, 2008, 2004। अब बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने इसको पढ़ा नहीं है वो तुक्का लगाएंगे। तुक्का किसको लगाएंगे? 1992। क्यों? क्योंकि 91 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सब 1 वर्ष बाद ही पूर्वी यूरोप के राष्ट्र शामिल हो गए होंगे। अब देखते हैं, हो सकता है तुक्का सही हो सकता है सही ना हो, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए साहब। 2 सब्सिक्वेंट ट्रीटीज रिवाइज द पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयू। 2 ट्रीटीज होने जा रही थी, क्या? फर्स्ट, द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम वाज साइंड इन 1997। एम्स्टर्डम की ट्रीटी 1997 में हुई है क्या कोई क्वेश्चन हमारे पास एम्स्टर्डम का? आगे साहब, 1997। अभी तो अंडरस्टूड है कि लिस्बन संधि 2007 में हुई होगी, तो इसका तो आंसर ए बी सी डी मैंने इसी हिसाब से बना दिया था, ये आंसर कर लेते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि एम्स्टर्डम संधि में क्या हुआ। एम्स्टर्डम संधि में जो है फोर्स में आई 99 में, 97 में सिग्नेचर हो रहे हैं, प्रभाव में आ रही है 1999 में। इट आइडेंटिफाइड एज ईयू ऑब्जेक्टिव्स द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूव लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ये एक तरह से वेलफेयर के रूप में कन्वर्ट कर रही थी यूरोपियन यूनियन को, इतना समझ लीजिए एम्स्टर्डम की ट्रीटी, ठीक है। अब सेकंड ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ नीस was signed in 2001 and entered into force on February 1, 2003। नीस की जो संधि है 2001 में सिग्नेचर हुआ। देखिए, मैंने कोशिश की है कि संधि कब हुई है और कब वो इफेक्टिव हुई है, दोनों लिखने का मैं प्रयास करूं, ठीक है। ये प्रयास कर रहा हूं, इन प्रयासों को तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। और खूब देखिए इन वीडियोस को, और खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास डॉक्टर योगेश शर्मा है, पूरे पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में, आईआर में, जनरल स्टडीज में हमारे पास डॉक्टर योगेश शर्मा है, ठीक है, जो खुद भी पढ़ते हैं और हमें भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन February 1, 2003, नेगोशिएटेड इन प्रिपरेशन फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ईस्टर्न यूरोप शामिल होने जा रहा है नीस की संधि से। देखिए जरा, यूरोपीय संघ ने पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को किस संधि के द्वारा शामिल किया? तो नीस की संधि जो 2001 में हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पेरिस और रोम नहीं है, लिस्बन तो अब आएगी, ठीक है। तो नीस की संधि
अब देखिए, EU इन 2004 एडमिटेड 10 ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, 10 राष्ट्र पूर्वी यूरोप के शामिल हो गए। मेरी बात समझिएगा, 10 राष्ट्र 2004 में शामिल हो गए। इनके नाम भी अभी देखते हैं क्या क्या है। तो यूरोपीय संघ के संदर्भ में पहली बार पूर्व यूरोप के 10 राष्ट्र किस वर्ष शामिल हुए, तो ये शामिल हो गए 2004 में। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 10 राष्ट्र भाई, 1 2 3 4 राष्ट्र नहीं, 10 राष्ट्र पूर्वी यूरोप के वो शामिल हो गए यूरोपियन यूनियन में। कितनी बड़ी पावर बन गया यूरोपियन यूनियन, देखिए जरा कौन कौन से, साइप्रस, चेक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवानिया। फिर बल्गारिया, रोमानिया ने 2007 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 2002, द कन्वेंशन ऑन द फ्यूचर ऑफ यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे यूरोपियन यूनियन वाले 2002 में। द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड इन 2004, साइन भी किया, बट कुड नॉट बी रेटिफाइड। अनुमोदन की अपेक्षा होती है, सारी मेंबर कंट्रीज ने अनुमोदित नहीं किया। फिर वर्क बिगन इन अर्ली 2007 ऑन ए रिफॉर्म ट्रीटी। अब आई एक सुधार की संधि, देखिए जोरदार बात, टू रिप्लेस द फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन 2002-4 से बन रहा था, जो फेल हो रहा था, उसको रिप्लेस करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए एक ट्रेटी आ रही है शानदार, द रिजल्टिंग लिस्बन ट्रेटी। देखिए लिस्बन ट्रेटी 2007, लिस्बन ट्रेटी। ठीक है, लिस्बन ट्रेटी कहां लिखा था, लिस्बन ट्रेटी 2007। ठीक है, क्लियर हो रही है स्थितियां। आइए तो साहब, लिस्बन ट्रीटी साइंड इन दिसंबर 2007 हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय ऑल 27 मेंबर कंट्रीज। सारी 27 राष्ट्रों ने इसमें सिग्नेचर किए साहब, 27 राष्ट्र हो चुके थे देखते देखते। देखिए 6 देशों से, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से, पेरिस की संधि से जो सफर चालू हुआ था, 27 राष्ट्रों तक पहुंच गया। रोम की संधि आ गई पेरिस की संधि के बाद, फिर ब्रुसेल्स की संधि आ गई, ठीक है, एम्स्टर्डम की संधि आ गई, उससे पहले मॉस्ट्रिच की संधि आ गई, नीस की संधि आ गई, ठीक है, लिस्बन की संधि आ गई। ये संधि आ रही है, देखिए कालक्रम याद रखिएगा इनके, देखिएगा पूछा जाता है पेपर्स में। The treaty entered into force on December 1, 2009। 1 दिसंबर 2009 को फोर्स में आई ये ट्रीटी। द ट्रीटी ऑफ लिस्बन अमेंड द प्रीवियस ट्रीटीज। इसने सारी पुरानी जो ट्रीटीज थी उनमें अमेंड किया प्रीवियस ट्रीटीज में। इट इज डेजिग्नेटेड टू मेक द EU मोर डेमोक्रेटिक, अधिक लोकतांत्रिक बने, कुशल बने, एंड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बने, एंड देयर बाय एबल टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस। कुछ जो वैश्विक संकट आ रहे थे उनका भी मुकाबला करने में EU ताकतवर बने, एज क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं अभी कोप के जो सम्मेलन हैं उनमें भी EU की भागीदारी हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उनको दूर करने में, अभी कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के संदर्भ में भी हमने देखा, अब यूक्रेन का जो संदर्भ चल रहा है वहां पर भी हम देख रहे हैं, तो EU की भूमिकाएं बढ़ती चलेगी। अब आइए 10 दिसंबर 2012 EU अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। चलिए मैंने पहले ही बता दिया, अब इसका शायद एक क्वेश्चन मैंने दिया है। देखिए यूरोपीय संघ के संदर्भ में लिस्बन संधि किस वर्ष प्रभाव में आई, 2007 में। अच्छा प्रभाव में कब आई, देखिए जरा, प्रभाव शायद 2009 में था लिस्बन की संधि, देखिए, और फोर्स एंटर इनटू फोर्स इन दिसंबर 1, 2009। संधि प्रभाव में आई 2009 में। ठीक है, संधि अच्छा किस वर्ष प्रभाव में आई, इसको हमने सिग्नेचर के संदर्भ में हम लोग लिख लेते हैं इसको। ठीक है, किस वर्ष प्रस्तुत, तो 2007। ठीक है, सी कर लेते हैं हम इसको। चलिए फिर यूरो संकट एक आर्थिक संकट था। अब यूरो संकट पे, अभी संकटों पे नहीं आए हैं अभी हम लोग यूरोपियन यूनियन के, आइए बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 2012 EU अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। EU को नोबेल पीस प्राइज मिला, देखिए 2012 में, इस डेट को और इस वर्ष को याद रखिए, EU को नोबेल पीस प्राइज मिला 2012 में। फिर दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, क्रोएशिया इज ए मेंबर कंट्री ऑफ द EU सिंस जुलाई 1, 2013। क्रोएशिया ईस्टर्न यूरोप की कंट्री क्रोएशिया के रूप में मेंबर कंट्री ऑफ द EU सिंस जुलाई 1, 2013। 2013 से 28वें राष्ट्र के रूप में क्रोएशिया शामिल हुआ। 28 हो गए थे, फिर अभी 27 कैसे हैं, अभी आगे ट्विस्ट तो अभी है इसमें। ठीक है, तो 28वीं कंट्री के रूप में क्रोएशिया शामिल हुआ है, याद रखिए 2013 से शामिल हुआ है। 2012 में EU को नोबेल पीस प्राइज मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के संदर्भ में जो लिस्बन संधि है, ठीक है, ये प्रस्तुत तो 2007 में। फिर यूरो संकट एक आर्थिक संकट था। अब यूरोपीय संघ के सामने कुछ महत्वपूर्ण संकट देखें जरा। Some challenges that EU faced. The economic crisis in the Eurozone in 2009 began in Greece, Portugal, Ireland, Italy and Spain, collectively known
फॉर्मलेस पिक्स कंट्रीज पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन में भारी मात्रा में आर्थिक संकट आ गया। राजकोषीय अनुशासनों का अभाव था। 2008 से आर्थिक संकट चल भी रहे थे, वैश्विक आर्थिक संकट आए थे। कभी आर्थिक संकट पर मेंस के हिसाब से कभी चर्चा कर लेंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से तो आर्थिक संकट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कोई आरएस और आईएएस में मेंस के हिसाब से कभी चर्चा कर लेंगे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वर्ल्ड लेवल पर हुए हैं उनमें क्या क्यों होते हैं, वो क्या इफेक्ट हुए हैं, अब तक कैसे कैसे हुए हैं, वो कभी चर्चा कर लेंगे, फर्दर पार्ट है। ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं यूरोजोन का जो संकट शुरू हुआ 2009 में, ग्रीस से शुरू हुआ और होते होते इन कंट्रीज को इसने अपने कब्जे में लिया, तो पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। यूरो संकट आर्थिक संकट था, पिक्स अत्यधिक चर्चित रहा, कौन सा राष्ट्र इसमें शामिल था? तो पुर्तगाल था, इटली था, आयरलैंड था, ग्रीस था और स्पेन था। उपरोक्त सभी, तो डी इसमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे एक बार वापस आ जाएं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला? अभी अभी तो बात करी 2012 में, तो ए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ए, हिंदी में ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ए बी, से के लिए सी कर देंगे और दे के लिए डी कर देंगे, तो ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्र यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य राष्ट्र है? तो क्रोएशिया। कौन सी ईयर में बना है? 2013 में। कौन से ईयर में? 2013 में। बार बार बोलिए। यूरोपीय संघ में बने रहने या ना बने रहने के संबंध में 2016 में किस देश में जन्म संग्रह कराया गया? लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा। तो एक संकट तो यूरोजोन, दूसरा 2014 में क्राइसिस इन यूक्रेन विच हैड बीन शेड्यूल्ड टू साइन एन एसोसिएशन एग्रीमेंट विद द ईयू बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट अंडर प्रेशर फ्रॉम रशिया। 2014 से यूक्रेन का संकट उत्पन्न हो गया था। यूक्रेन ईयू के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट करना चाहता था, रशिया के दबाव में आकर एग्रीमेंट नहीं कर सका, वहां से एक प्रोसेस चालू हुई थी यूक्रेन की। अभी वाला संकट जो है यूक्रेन का वो अलग है। ठीक है, फिर द राइज ऑफ यूरोसेप्टिसिज्म, यूरो अलगाववाद। यूरोपीय राष्ट्रों में देखिए अपने एकीकरण के साथ साथ ये भी विचार हुआ कि हम जो है पूरी दुनिया के लिए ही कोई शरण स्थली ना बन जाए, बल्कि हमारा जो अपना पृथक अस्तित्व, हमारी अपनी पृथक एंटिटी, हमारी पृथक अपनी जो आइडेंटिटी है वो तो बनी रहनी चाहिए। अस्मिता का प्रश्न बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में मल्टीकल्चरलिज्म का थॉट आता है, बहुसंस्कृतिवाद का, उसके अंतर्गत इन चीजों को पढ़ा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो हम लोग बात करते रहते हैं उसकी। इन 2015 यूरोसेप्टिक पार्टीज कैपिटलाइज ऑन द ऑनगोइंग माइग्रेंट क्राइसिस इन यूरोप as hundreds of thousands of refugees from the Middle East। 2013 से मिडिल ईस्ट का संकट प्रारंभ हो गया था, सीरिया का जो संकट है वो प्रारंभ हो गया था। रशिया भी उसमें इन्वॉल्व, ईरान भी उसमें इन्वॉल्व, यूएसए भी उसमें इन्वॉल्व, और आपको ध्यान हो तो आईएस का जो खतरा है वो क्रिएट हुआ था आफ्टर दी 2003 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जब चलाया था, उसके बाद से 10 वर्ष का जो एक गैप आया, उस गैप में वो जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, वहां से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की समस्या पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना रहा है, और वहां से जो माइग्रेंट थे वो यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे, और यूरोप इस बात पे बटा हुआ नजर आया, वहां से एक संकट बड़ा पैदा हुआ। फिर लास्ट ब्रेक्जिट इन 2016, तो ये याद रखना है हमें। फिर ब्रेक्जिट 2016 इन रेफरेंडम, एक जन्म संग्रह हुआ जून 2016 में। 52% वोटर्स चाहते थे यूनाइटेड किंगडम के कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे। 40 साल हो गए थे, 1973 में मेंबर बना था और वो अब छोड़ दे। द यूके डिपार्ट्स ऑन 31 जनवरी 2020 में जाकर ये पूरी प्रोसेस हुई। 3 प्रधानमंत्री इस अवधि में चेंज हुए थे, मुझे ध्यान पड़ता है डेविड कैमरून थे शायद, और जो है बोरिस जॉनसन आए और थेरेसा मे आई। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसमें 3 ब्रिटिश, हाँ अच्छा यहाँ लिखा भी है, ठीक है, डेविड कैमरून, थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो 31 जनवरी 2020 को जो है यूके डिपार्ट की प्रक्रिया हुई, और ब्रेक्जिट वाज विटनेस फॉर 3 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जॉनसन कैंपेन ऑन द स्लोगन गेट ब्रेक्जिट डन, ये कैंपेन ही उनका चलाया गया, और 31 जनवरी 2020 को यूके फॉर्मली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन, और 11 मंथ की इंप्लीमेंटेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड उसमें प्रारंभ हुआ। तो यहाँ यूरोपीय संघ में बने रहने या ना बने रहने के संबंध में 2016 में किस देश में जन्म संग्रह कराया गया? 2020 में छोड़ा है उसने, ठीक है, लेकिन जन्म संग्रह पहली बार 2016 में कराया गया, और वो ब्रिटेन में कराया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रिटेन को लेकर 2 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हमने पूछे। 1973 में शामिल हुआ, 2016 में जन्म संग्रह कराया गया, 31 जनवरी 2020 को वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, वहां की प्रोसेस प्रारंभ हुई है। और फिर 2 और संकट हमने देखे, सम चैलेंजेस दैट ईयू फेस्ड, इसका टाइटल दिया इस स्लाइड का। एक तो कोविड-19 फ्रॉम 2020, जो कोविड का इफेक्ट हुआ, टूरिज्म प्रभावित हुआ, इससे ट्रैवलिंग जो है प्रभावित हुई, राष्ट्रों के मध्य जो ट्रेड था वो इससे प्रभावित हुआ। और फ्रॉम द फरवरी 2022 द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन पर जो रशिया का आक्रमण फरवरी 2022 से जो एक बड़ा संकट है, वो वहां नाटो की भूमिका के संदर्भ में भी और यूरोपियन यूनियन की भूमिका के संदर्भ में भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से आग्रह है कि आज का ये जो इनोवेशन है
ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि 15 बेहतरीन क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इतनी शानदार स्लाइड्स, मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में इतना सारा आज हमने जो सामग्री परोसने का प्रयास किया है, 56 भोग थाली के समान, ठीक है। तो सोर्सेज इसका मैंने जो है ब्रिटानिका से लिया है और यूरोपियन यूनियन की जो वेबसाइट है उससे सोर्सेज लिए हैं। किताबों में तो जानकारी होती है नो डाउट, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट के हिसाब से कि ठीक है और भी ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए किताबों के साथ साथ, तो ब्रिटानिका की जो वेबसाइट है बहुत जो ऑथेंटिक मानी जाती है, और यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी की वेबसाइट, वहां से इन चीज़ों को ग्रहण किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे देखिए, बार बार देखिए, इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बार बार कमेंट्स में बताइए और किन टॉपिक्स पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे मित्रों को बताइए, और कम से कम मुझे लगता है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस कभी कभार तो मेरे चैनल का, मेरे किसी वीडियो का व्हाट्सएप स्टेटस कभी कभार आप लोगों को लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए, खूब सारा पढ़िए। मिलते हैं नए वीडियो में 1 या 2 दिन के बाद ही, नए किसी शानदार वीडियो पर। नमस्कार, धन्यवाद।